सर जब जीएसटी आया था, ऐसा क्या बड़ा चेंज आया था आपके लिए? है ना 700 किलो सिल्वर पकड़ा गया था आपके, तो वो उसके अंदर हुआ क्या था एक्चुअल में, ये क्या इंसिडेंट था? फिर आपने सर इसके बाद में 2003 से 2005 तक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी तरीके के रिस्ट्रिक्टेड और इलीगल आइटम्स पकड़े जाते थे। सर जब कोई स्मगलर पकड़ा जाता है तो उस टाइम पे क्या लीगल प्रोसेसेस अप्लाई होते हैं उसके ऊपर? ये अब 2 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कलेक्ट करना पर मंथ। इनके पीछे दौड़ते हैं हम तस्करों के, और इनको जाके फिजिकली उनकी ये मतलब पाकिस्तानी बाउंड्री से पकड़ लिया जाते थे। हमने ये आपके जो 700 किलो चांदी हमने पकड़ी थी यही की खेप में, एक सिंगल टाइम में हमने, और 11.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी को एक ऊँट सवार जो है उसके ऊपर जाते हुए हमने उसको पकड़ा है। अक्यूज्ड को मैंने खुद ने आपके साथ जोधपुर सेंट्रल जेल जयपुर में कईयों को जो है ना पहुंचाए हैं, हमको मैं खुद लेके आया। हमने एक एनडीपीएस का अच्छा केस पकड़ा था, अफ्रीकन ये जो नेशनल आया था उससे हमने ये ड्रग्स का सीजर किया था। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जो अपने ज़मीर से अपनी मिट्टी की कहानी लिख रहा है। दयानंद राव एक नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। गांव की गलियों से लेकर स्टेज के स्पॉटलाइट तक इनकी जर्नी सड़क भी है और सवाल भी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक रॉ और अनफिल्टर कन्वर्सेशन के लिए, जहां बात होगी असली ज़िंदगी की, नॉट इंस्टाग्राम फिल्टर। वेलकम टू द पोकट शो। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आपने सर अपनी जो लाइफ है, अपनी जॉब है, उसमें एक एक्सीलेंस के साथ 35 ईयर्स आपने कंप्लीट किए हैं सर। अब मानते हैं सर इस महीने में आप सर रिटायर भी हो रहे हैं सर, जहाँ तक आपकी बात बस है। एक वीक की बोली महीना ये है। हाँ, और बहुत सर खुशी की बात है। सर जो मेरे कुछ सवाल थे सर आपके इस जॉब से रिलेटेड, कि आपने कैसे सर इसमें कस्टम्स और एक्साइज के अंदर काम किया था। तो सर सबसे पहला जो सवाल है सर आपने जब ज्वाइन किया था हाँ, तो उस टाइम पे कस्टम्स और एक्साइज में सिस्टम कैसा काम करता था, मतलब इससे पहले? एक्चुअली हमने तो ये 1990 में ज्वाइन किया था। ओके। उस वक्त कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लिबरलाइजेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी, और कस्टम्स को बड़ा ये जो इसको ये कड़क कानून होने के कारण लोग उससे बहुत ज़्यादा वो करते हुए डरते भी थे। जी। तो हम तो उस ज़माने के, जब ये जो कंट्रोलिंग वाला पीरियड था उस ज़माने में आए थे ओके ओके। पार्लियामेंट में। जी। और ए पीरियड ऑफ टाइम अभी लिबरलाइजेशन हुआ है। मनमोहन सिंह जी जब एफएम बने तो उन्होंने उसको काफ़ी इन चीज़ों को वो स्ट्रीमलाइन किया और लिबरलाइज किया। जी। और आज की तारीख में कस्टम साहब एक जिस फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट बन गया है। हम्म। ठीक है, हम लोग इसको रेवेन्यू को सेफगार्ड करते हैं, बट वी आर आल्सो फैसिलिटेटिंग ऑफिसर्स। जी। तो सर जब आप 2008 के अंदर जब सुपरिटेंडेंट बने थे, तो उस टाइम पे भी जो प्रमोशन हुआ करते थे जैसे उस, तो उस सफ़र को आप डिपार्टमेंट में कैसे, मतलब कैसे चेंजेस आप बताना चाहेंगे ये लोगों को? एक्चुअली हमारे पीरियड में तो बड़े स्लो प्रमोशंस होते थे। मैं 1990 बैच का मेरा ये जो टॉपर हूँ, और 2008 के आपके दिसंबर में मेरा प्रमोशन हुआ। यू कैन से आफ्टर अ पीरियड ऑफ 18.5 ईयर्स। जी। यानी कि मेरे जो नौकरी मैंने 35 साल करी है, आधे से भी अधिक पीरियड मेरा एक प्रमोशन में निकल गया था। पर इंस्पेक्टर अपने आप में एक बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और बहुत सारी पावर्स हैं, तो उसमें बहुत सारे या डायनेमिक एरियाज हैं आपको काम करने के लिए। जी। तो हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग मेनी पावर्स। और इंस्पेक्टर्स इन कस्टम्स हैज़ गॉट ए लॉट ऑफ पावर्स। जी। So he can arrest the accused, he can produce them to the court, he can produce them to the jail। और मतलब बहुत सारी पावर्स हैं, तो उसको लगा नहीं कि मैं कोई, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ या मैं कोई छोटा अधिकारी हूँ। इनफैक्ट हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में ये जो आपका इस वाला बेस है वो इंस्पेक्टर ही है, उसके ऊपर सारी बिल्डिंग बनती ओके। तो सर जब जीएसटी आया था उसके बाद में आपका क्या रूल में कोई चेंजेस आया था या ऐसा कुछ फॉलो अप में हुआ था सर? ऐसा क्या बड़ा चेंज आया था आपके लिए? है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में आया है। उसके पहले अलग अलग टैक्सेस लगाते थे, स्टेट डिपार्टमेंट अलग आता था, सेंट्रल अलग आता था। बहुत सारे आपके ये जो इस पे ये थे सेसेस लगते थे। तो जीएसटी आने के बाद उन टैक्सेस को ये आपको सबज्यूम करके एक सिंगल टैक्स बन गया, वन नेशन वन टैक्स हो गया। जी सर। तो इसका फ़ायदा ये रहा कि एक तो हमारे जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे अपने ये ग्रे एरियाज थे, जो लोग इसमें टैक्स नेट में नहीं थे वो बड़े हैं।
और आज की तारीख में तो जीएसटी आने के बाद ही हम लोग ये अब 2 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं पर मंथ। ओके। तो ये अभी लेटेस्ट नंबर है सर, पूरे सर? मई में हमने ये जो है आपके 2.01 लाख करोड़ किया था कलेक्ट। ओके। जून में इट वाज अराउंड 1.84 लाख करोड़। अभी थोड़ा सा इस ये बारिश के सीजन में कुछ थोड़ा रेवेन्यू डाउनफॉल होता है, बट अल्टीमेटली हम लोग कवर कर लेते हैं इसको। ओके, ओके, ओके। जैसे 80s के टाइम पे आपका पोस्टिंग जो थी सर वो नहीं, आई वाज पोस्टेड इन 1990। अच्छा 1990 में। या तो जब आप वहाँ पोस्टेड थे तो वहाँ वहाँ का विजिलेशन कैसा था सर उस टाइम का? वहाँ का मेरी तो फर्स्ट एक्सपीरियंस? पोस्टिंग ही सितंबर 1990 में हुई थी एज एन इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम्स। जी। और इंडो पाक बॉर्डर में मेरी फर्स्ट हुई थी, है ना, ये चौटन रेंज थी हमारी। ओके। उस वक्त कोई ये फेंसिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी। द बॉर्डर्स वर ओपन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हाँ, इसमें ये जो बॉर्डर पिलर्स हुआ करते थे, जिसके ऊपर बॉर्डर पिलर नंबर मार्क होता था, ये पिलर यहाँ है, ये है। तो वो बड़ा ये अब चैलेंजिंग पीरियड था। उस दौरान हम लोग ये फिजिकली भाग दौड़ लगा के ये इनके पीछे दौड़ते हम तस्करों के, और इनको जाके फिजिकली उनकी ये मतलब पाकिस्तानी बाउंड्री से पकड़ ले जाते थे। तो बड़ा हम लोग उस टाइम यंग थे काफ़ी, और ऐसी कोई फेंसिंग वाली चीज़ होती नहीं थी। और उस टाइम कोई ऐसा हम लोग ये डरते भी थे कि हम लोग पाकिस्तान में आगे की एक अलग ही जोश होता है जी। जवान। तो तो उस वक्त हमने बहुत सारे ये जो सीजर्स भी बनाए हैं उस पीरियड में। हमने ये आपके जो 700 किलो चांदी हमने पकड़ी थी एक ही ओके। खेप में, जिसमें सरकार ने बड़ा अच्छा रिवार्ड भी दिया। इसमें ये पर केजी रिवार्ड मिलता है। हुँ, गोल्ड के केसेस जो हमने बनाए हैं, हुँ, और इंडियन करेंसी का इलीगल एक्सपोर्ट करते हुए हमने हुँ। पकड़ा है। एक सिंगल टाइम में हमने और 11.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी को एक ऊँट सवार जो है उसके ऊपर ले जाते हुए हमने उसको पकड़ा है। और ये अब जून की मतलब गर्मी के तो भरी दोपहर के दाम पे ये सब काम किया था। अच्छा, अच्छा। उसका एक अलग चैलेंज था, अलग जी। उसका आउटपुट था। सर इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि आपने ना 700 किलो सिल्वर पकड़ा गया था आपके, तो उसके अंदर हुआ क्या था एक्चुअल में? ये क्या इंसिडेंट था सर पूरा? एक्चुअली ये हमारे एक ये अब जॉइंट ऑपरेशन था। इट वाज ए जॉइंट ऑपरेशन बिटवीन कस्टम्स, पुलिस एंड ये आपके बीएसएफ। हम तीनों ही मिलके जॉइंट नाकाबंदी कर रहे थे। ओके। तो जॉइंट नाकाबंदी करने के दौरान हमें कुछ इनपुट्स मिले कि ये इसका पाकिस्तान से कुछ इलीगली स्मगल होकर चांदी आने वाली है। ओके। उस बेस पे हमने ये मतलब कंटिन्यू नाकाबंदी की, और उसका रिजल्ट ये रहा कि हमने फिर अल्टीमेटली चांदी को रिकवर किया, जो कि एक बड़ी हुँ। 700 किलो एक मुश्त पकड़ना उन जी। चोरों के अंदर कुछ आसान काम नहीं था। तो सर जब कोई स्मगलर पकड़ा जाता है, तो उस टाइम पे क्या लीगल प्रोसेसेस अप्लाई होते हैं उसके ऊपर? अरेस्ट को लेकर के सबसे जैसे पहले तो हम उसका इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंटरोगेट करते हैं। हाँ, और कस्टम्स में तो यहाँ पे जॉइंट इंटरोगेशन भी होता है, जॉइंट इंटरोगेशन कमेटी होती है, जिसमें आपकी कस्टम्स, पुलिस, बीएसएफ, आईबी, रॉ, हुँ, ये सारी या तमाम एजेंसियाँ आके उसको इंटरोगेट करती हैं। उसके 2 रीज़न होते हैं। जी। केवल ये नहीं कि आपका ये जो रेवेन्यू का कुछ हो रहा है या कुछ इसमें मतलब फाइनेंशियल हुँ, फ्रॉड कर रहा है, बट वहाँ से कुछ ये गड़बड़ भी चीज़ आ सकती है कुछ। तो आईबी अपने रोल अपने एंगल से देखती है, रॉ अपने एंगल से एग्जामिन करता है, और पुलिस बीएसएफ कस्टम तो करती ही है अपने एग्जाम से। उस हिसाब से उसको इंटरोगेट करके फिर उसके हम उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। हुँ, सुप्रीम ऑफ कस्टम्स जो है उसको ये अब सेक्शन 108 में ये पावर है कि वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, उनके स्टेटमेंट्स को एज गुड एज ये जो इसमें मतलब ये आपके मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी उतनी वैलिडिटी है, और उसको उतनी ही तरह जैसे कि आप मजिस्ट्रेट के बयानों की वैल्यू है, जी, इतनी तवज्जो उन स्टेटमेंट्स को मिलती है जी। जो अपील्ड रहते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर हम उसको अ, उसका इन्वॉल्वमेंट देख के उसको अरेस्ट करते हैं। एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड अबव कैन अरेस्ट द अक्यूज्ड। इंस्पेक्टर उसको अरेस्ट करता है। अरेस्ट करने के बाद में हम उसको ये जो घर वालों को और 24 घंटे के अंदर उसको इंटीमेट करना पड़ता है कि हमने इस आदमी को इस अपराध के तहत इस धारा में अरेस्ट कर लिया गया है। फिर उसको ये जो है उसके बाद कोर्ट में के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। वो भी हमको मतलब ये जो अब 24 आवर्स में इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इस इन 24 आवर्स में ये आपको जर्नी पीरियड एक्सक्लूड रहता है। अगर आपकी मान लो कोर्ट दूर है, आप कहीं आप रिमोट एरियाज़ में हैं, वो पीरियड एक्सक्लूड रहता है। ओके, तो ये मतलब यहाँ से फिर उसके बाद में वो सेंट्रल जेल तक का जो भी प्रोसेस है वो आगे सेंट्रल जेल का कोर्ट। प्रोसेस है, और मैंने खुद ने भी अनेकों अक्यूज्ड को मैंने खुद ने आपके सेंट्रल जेल जोधपुर, सेंट्रल जेल जयपुर,
में कईयों को जो है ना पहुँचाया है हमको, मैं खुद लेके आया हूँ। ओके, ओके, ओके। हुँ। सर ये तो बात हो गई सर उस टाइम की। फिर आपने सर इसके बाद में 2003 से 2005 तक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वर्क भी किया था एज़ हाँ, आर्यन, ये आपने अच्छा सवाल किया है। जी, जी। तो हम कैसा लोग रहा सर उसका हम लोग एक्सपीरियंस? हम लोग जब पढ़ते थे, एग्ज़ाम दिया करते थे, तो और ये फ़िल्में देखते थे, तो हुँ, कस्टम्स की जो है ना एक अलग ही एक चमक-दमक होती थी। ख़ासकर एयरपोर्ट से जो व्हाइट यूनिफ़ॉर्म, जो उनकी जो ड्रेस होती थी, हुँ, उसके ऊपर अशोक लगे होते थे। तो वो एक उसकी अलग ही हमें मतलब अट्रैक्शन था। हुँ। और आप सच पूछिए तो एक्चुअल उस ग्लैमर को देख के हमने जो है ना एसएससी एग्ज़ाम देके, और इसका ऑप्शन मतलब फर्स्ट ऑप्शन मैंने कस्टम्स ही लिया था, जी। कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज़। तो इसलिए हमने इस एग्ज़ाम को ऑप्ट किया। सर इसमें किस तरीके के रिस्ट्रिक्टेड और इल्लीगल आइटम्स पकड़े जाते थे? हाँ, अभी मैं आपको वो तो चीज़ तो रह ही गई थी कि भई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई है, ये अपने आप में ये जो बड़ा एयरपोर्ट है, ये आप ये कहिए कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसमें हुँ। ये जो फ्लाइट्स का मतलब अंबार लगा बिज़ीएस्ट रहता है, एयरपोर्ट है। बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट। हुँ, तो यहाँ हम लोग बेसिकली ये जो है इसके ऊपर बैगेज ऑफ़िसर का काम करते हैं। जी। जो भी पैसेंजर इंटरनेशनल कंट्री से आते हैं, बाहर के देशों से आते हैं, हुँ, उनको एक ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, भई उनके पास कोई ये कस्टम हुँ। ड्यूटी के लायक आइटम तो नहीं है क्या? भर के दे दीजिए। अगर ऐसा है तो उनको आपको ये जो रेड चैनल बनाना पड़ता है। हुँ, जिनके पास ऐसा कुछ लगता है नहीं भई कोई ऐसा नहीं है या उसके एग्ज़म्पशन लिमिट में है, तो वो दे कैन क्रॉस अवे इन ग्रीन चैनल। ओके। तो वहाँ रहते हुए हमने काफ़ी वर्क किया, और इसमें मतलब पैसेंजर को अच्छा वो क्या फैसिलिटेट किया, और हमने उस दौरान केस भी बनाया। हमने एक एनडीपीएस का अच्छा केस पकड़ा था। अफ्रीकन ये जो नेशनल आया था, उससे हमने ये ड्रग्स का सीज़र किया था, और उसको फिर अल्टीमेटली हमने उसको ये जेल में। आपका उस टाइम का एक सबसे बड़ा केस भी था शायद आपने जब तक बताया था। तो उसमें सर ऐसा क्या उस टाइम का क्या इस केस के अंदर क्या प्रभाव पड़ा था? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस भी हुआ था। एक तो ये जो है आपके ड्रग्स के केसेस नॉर्मली कम आते हैं। हुँ, एनडीपीएस अपने आप में काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्ट है, जी। और इसकी क्वांटिटी भी ठीक थी। फिर इसको ये आपके जो हैं नाइजीरियन, हुँ, तो ये इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और इसको हमने काफ़ी इसको ये मतलब प्रूव करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसमें आप अगर फर्स्ट बार कोई अपराध करते हो तो आपको ये जो 10 साल की सज़ा है, ओके। इसको प्रूव करने वाले के लिए आपको भी पूरी मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, आपके पूरे जूते घिस जाते हैं, अन्य नहीं तो हुँ, उल्टा आप एक तरह से वहाँ एक्यूज़ बन जाते हो, अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो। क्योंकि वो जो वहाँ बैठे हैं जज महाशय बैठे हैं, वो उसको आपके इन इन्वेस्टिगेशन की बेस पे उसको जो 10 साल की सज़ा, जो कि एक बड़ा है अपने आप में, सेकंड हाईएस्ट तो 20 साल की सज़ा है। तो ये बड़ा स्ट्रिंजेंट एक्ट है, इसलिए हमें उसी हिसाब से इसमें पूरा वो करते हुए, फॉलो करते हुए उसको एक्शन लेना पड़ता है। तो सर जैसे इतना बड़ा एयरपोर्ट है, हाई वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स आते हैं वहाँ पर, तो आप जैसे ऑफ़िसर्स जो थे वो कैसे मैनेज करते थे? मतलब उनको कैसे पता पड़ता था कि वो जो कंट्री साइज़ एक कॉज़ जो भी कर रहे हैं, उनको कैसे पकड़ते थे सर? कस्टम की निगाहें तो वैसे भी जो है थोड़ा-सा अलग ही रहती है। क्योंकि उनको मेंटेन करना बेसिकली बहुत हम बड़ी लोग जो चीज़ है है सर। मतलब शक की निगाहों से ही देखा करते हैं कि भई हुँ, क्या है? और बड़े शक का मतलब ये नहीं कि हम हर एक कोई चोर समझते हैं। हुँ, हुँ। मतलब हमारी सोच में ये रहता है भई कहीं कोई चीज़ हो सकती है। जी। उसी का रिज़ल्ट ये था कि हम हर पैसेंजर पे निगरानी रखते हैं, लेकिन जो भी आपके जेन्युइन पैसेंजर हो उसको आप बिल्कुल परेशान नहीं करोगे, उनको ईज़िली फैसिलिटेट करके निकालते हुँ, हैं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम पैसेंजर जैसे ही आपका इसमें उसका बैगेज आता है, जी। बेल्ट पे आता है, उसकी हरकतें देख के, उसका मूवमेंट देख के, क्योंकि जिसके पास कुछ इल्लीगल कॉन्ट्राबैंड गुड्स होते हैं, तो वो एक हल्का-सा मतलब ये बेचैन रहता है, उसका चेहरे से उसके मूवमेंट बढ़ जाते हैं। बस वहीं से हम लोगों को इनपुट मिलता है, और धीरे-धीरे हम उसको अ, एक तरफ करके और उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके केस बनाने में सफल हो जाते हैं। एक तो होता है कि बहुत सुना जाता है कि जो पिताजी एक लेवल पे होते हैं तो बच्चे भी उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और सर आप तो खैर देश की सेवा के अंदर अपने बिल्कुल ही लगे रहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपने इसको पूरा दिया है। तो आपके बच्चों ने सर अभी क्या स्टेज के ऊपर हैं सर, कैसा उनका फ़ॉलो-अप रहता है सर इन सब चीज़ों का? आर्यन, इस मामले में मैं बहुत लकी रहा हूँ, अच्छा। है ना? कि आई हैव मतलब 1 सन एंड 2 डॉटर्स। हुँ, बेटा मेरा कुणाल राहड़ है, हुँ, वो बिट्स पिलानी का इंजीनियर है। हुँ। उसने साथ में इकोनॉमिक्स लेके और डुअल डिग्री ली थी, 5 इयर्स कोर्स किया था। ओके। उसके बाद में वो आरबीआई में इकोनॉमिस्ट लगा, हुँ, जो ये आपकी मतलब ग्रेड बी सर्विस होती है, जो बहुत शानदार
उसका करियर होता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन गया आरबीआई में। ओके। इन द मीन टाइम फिर उसका ये था कि भाई अब इसका नेक्स्ट उसको जो है ये मुंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका हेड ऑफिस है। उसको कुछ यहीं राजस्थान में रह के कुछ करना वो चाह रहा था। उसने आरएएस का एग्ज़ाम दिया 2018 की उस वैकेंसी पे, और उस आरएएस के एग्ज़ाम में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसकी 31वीं रैंक आई और उसको आरएएस प्रॉपर मिला और वो एसडीएम बना। और इसके साथ ही हमारी जो बहू है वो भी आरएएस ही है, टीटीओ लगी हुई है मतलब ब्यावर में, वो ओके, भी ओके। अच्छी जी। वेल है। उसके बाद में मेरे ये बेटियां हैं दो। बड़ी बेटी है ये जो प्रियंका, वो भी इंजीनियर है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और अभी एयरफोर्स में वो स्क्वाड लीडर है। दामाद भी हमारे उसके एयरफोर्स में, ये जो ये ओके, ओके, पायलट है। ओके। छोटी बेटी है वो आईआईटी कानपुर से पास आउट हुई, स्नेहा, जी। और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी वो अमेजोन जैसी ये जो मतलब बड़ी रेप्यूटेड कंपनी जी, में जी, जी। सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर है, जो कि बड़े फ़क्र की बात है, उसको अच्छा ओके, खासा ओके। पैकेज मिलता जी, 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 जी। जी, ये तो सर बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि है ना आपने अपने बच्चों को एक ऐसा पाथ दिया, एक ऐसी जर्नी उनको बताई कि इस मोड़ पे इस रोडवे पे चलना चाहिए। सर, उन्होंने आपसे ऐसा क्या सीखा कि वो अपने क्षेत्र के अंदर सर एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं सर? है। देखो आर्यन, ऐसा है कि मैं बड़ा लकी रहा कि मैंने ऑफिस और घर के बीच में बैलेंस किया, मेंटेन बना के किया। रखे। नॉर्मली हमारी जैसी नौकरियों में हुँ, ये बैलेंस कम लोग बना पाते हैं। हुँ। मैं एकदम बिल्कुल बैलेंस किया, मैंने ऑफिस का भी बराबर ध्यान रखा जी। और परिवार को भी ध्यान दिया। उसका रिजल्ट आप देख रहे हो, हुँ। सारे तीनों बच्चे हमारे जो है ना जी। क्लास वन ऑफिसर्स हैं। और बच्चे ये कहते हैं कि जैसे बच्चे उनको आप ये जो बोलते हो वो नहीं करते, बल्कि वो उनके सामने जो घटता है वो पिक्चर उनकी रिकॉर्ड होती रहती है। जी। तो हम लोग उन्होंने देखा है बच्चों ने कि ठीक है, बिल्कुल एकदम ये जो डिसिप्लिन लाइफ है, बिल्कुल अपना ये सिंसियर और डेडिकेशन से वर्क करते हैं। जी। तो नेचुरली जैसे ये पेरेंट होते हैं उसका असर बच्चों पे आता ही आता है। जी, जी, जी। हम लोग भी बिल्कुल सिंसियरली और मेहनत से काम करके नीचे से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बच्चे भी कुछ देखते हैं। जी। और ये आपका डीएनए तो है ही, उसमें आता है, गुण तो आते ही आते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। बाकी इसमें सबसे बड़ी तो ईश्वर की है कृपा। बाकी तो हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा जो है ना आईएएस ही बने, हुँ। आईपीएस ही बने। कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बेरोजगार रह जाए, लेकिन ये सब साथ में ईश्वर की कृपा भी ज़रूरी है। जी, तो ये तो वो है ही। मेरे पे विशेष मेहरबानी रही। जी, जी। सर ये तो होना ही चाहिए। एक होता है ना सर कि नेशंस फादर, और एक जो आप सर्विस कर रहे हैं उनको देख कर के उन्होंने बचपन से आपको देखा और उस चीज़ को अपने माइंड में एक ब्रेक थ्रू दे दिया कि नहीं, हमें तो बनना है, हमारे फादर जैसे बनना है। और ये बहुत लकी बात होती है, आपने सही कहा सर कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे में देखते हैं कि हाँ, वो एक अच्छी जॉब, सिक्योर जॉब और एक ऐसा देश का नाम रोशन करने वाली जॉब ज़रूर लें। और आप तो सर लकी रहे इस चीज़ के अंदर। बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन सर आपको इस थैंक चीज़ का। यू। आप देखिए कि मैं ये जो रेवेन्यू का प्रहरी हूँ, राजस्व प्रहरी हूँ, जी, जी। बेटा मेरा प्रशासन में है, जी, जी। बहू हमारी जो है ट्रांसपोर्ट को संभाल रही हैं, जी, जी, जी। और बेटी है जो वो देश की सेवा में। स्काई स्काई वॉरियर्स हैं, वॉरियर्स ऑफ जी, स्काई, जी, है जी। ना? छोटी वाली कॉर्पोरेट है, मतलब एक डाइवर्सिटी आप देख रहे हो। हाँ, वो कंप्लीट एक हाँ, मिनी इंडिया बना के रखा है इस सर वो तरह जो है। डाइवर्सिटी नॉर्मली जी, जी, कम जी, जी। मिलती है। आपने जी। देखा होगा, या तो एक ही लाइन में जाते हैं, पर हमारे यहाँ तो वैरायटी वो है। क्योंकि मेरा शुरू से माइंड मेरा ओपन रहा है, मैंने कभी इसको बंद नहीं रखा। इट वाज़ ऑलवेज़ ओपन, ब्रॉड माइंडेड आप। ब्रॉड माइंडेड। वैसे सर आपकी एज देख के लगता नहीं है कि हाँ, मतलब आप जिस तरीके से हैंडसम वगैरह रहते हैं ना, एकदम फिट, एकदम आज के टाइम पे भी मतलब एक होता है ना कि जिनकी लाइफ़स्टाइल जिस टाइप की है सर, उसके अकॉर्डिंग लगता नहीं है। तो आप आपकी लाइफ़स्टाइल में ऐसे क्या यूनिक एक मोड लेके आते हैं सर, जिस तरीके से हेल्थ कॉन्शियस और बाकी सब चीज़ें रखते हैं सर आप? कैसे आप सर अपनी हेल्थ थैंक यू को आर्यन, मेंटेन एक करते हैं तो सर? मेरी इसकी इतनी मेरी वो की प्रशंसा की, ये ऐसा तो नहीं है, ठीक है। बाकी सबसे बड़ी बात तो मैं कहता हूँ ईश्वर की कृपा है, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया। हुँ, हमारे माँ-बाप का प्रताप है, हुँ, जिन्होंने हमें ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाई। हुँ। मैं ये गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। जी, जी। फ़ादर साहब की हमारे बहुत लंबा-चौड़ा खेत था, 200 बीघा की हमारी ओके। एक मुश्त खेत है, उसमें हम लोग हुँ, ये फ़ादर साहब हमारे, मदर जी हमारे जो है मतलब गाय, भैंसें पालते थे। तो वहीं का हमारा खुद का जो है ऑर्गेनिक अनाज, कुआँ हमारा खुद का हुआ करता था, उसका पानी मिलता था, हमारे घर की सब्जियाँ होती थी, खुला वातावरण मिलता था। तो इसका एक तो बड़ा असर रहा। दूसरा, मैं हमेशा ये जो पॉज़िटिव सोचता हूँ, हुँ। विचार हमेशा मेरे पॉज़िटिव रहे हैं। पॉज़िटिव सोचोगे तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। जी। पॉज़िटिविटी का आप एक अलग ही एक हुँ, खुशी का अनुभव होती है। थोड़ा-सा मैं इसके ये जो प्रकृति प्रेमी हूँ, पेड़, प्रकृति से मेरा विशेष लगाव है, जी। इनका मैं संरक्षण करता हूँ, हुँ, पेड़ लगाता हूँ। अभी मैंने
ये जो इसमें ये आपके जो है 2 वीक पहले ही ये आपके किशनगढ़ में ही जी। ये स्कूल है जो आपके महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट का, हुँ। इसमें वो किया प्लांटेशन किया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, जी, काफ़ी जी, लोग जी। उपस्थित हुए। और मैं सुबह शाम इसमें जो घूमना फिरना करता हूँ, हुँ, योगा प्राणायाम करता हूँ। बेसिकली तो आपका ये है कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, हुँ, खान पान आपका ठीक है, हुँ। तो मनुष्य की तो ये जो शतायु माना ही है, 100 साल तो उम्र होती ही है। सर, इसमें जो आपका जो वर्क प्रोफ़ेशन है सर, इसमें आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और घर को कैसे वेल मैनेज एक बैलेंस आउट रखते थे सर? अरे मेरा ऐसा मानना है कि 8 घंटे का टाइम हमें मिलता है ऑफिस में काम करने के लिए। जी, अगर मैं सिंसियरली और डेडिकेटेड ये 8 घंटे काम करता हूँ, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं उसका पेंडिंग रह जाए। जी, 8 घंटे का टाइम अगर आदमी करता है तो सफिशिएंट है, मतलब बहुत होता है। जी। उस हिसाब से मैं सुबह ये टाइमली ऑफिस चला जाता हूँ। हुँ, और नॉर्मली मैं अगर कोई ऐसा अर्जेंट वर्क नहीं है, तो शाम को ही मैं टाइमली ऑफिस छोड़ के घर आ जाता हूँ। ये मेरी हाँ, जिस दिन कोई अर्जेंट काम है, कोई एक्स्ट्रा वर्क आ गया है, जी। तो मैं देर तक भी काम करता हूँ, क्योंकि काम तो हमारे यहाँ आते ही, नेचर ऑफ वर्क ऐसी होती है, कुछ हुँ, अर्जेंट इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ रिपोर्टें आती हैं, कुछ ये बालियाउंड क्वेश्चन आते हैं, वो जाने होते हैं। तो उसके बाद फिर क्या, एज़ सून एज़ आई रीच होम, तो मैं अपने घर को फिर ऑफिस को वही छोड़ देता हूँ और अपने घर का देखता हूँ पूरा। उसमें वो भी अपने आप में एक ये जो है बराबर की ज़िम्मेदारी, घर को भी हुँ, पैरेलली आपको चलाना। जी। तो सर, अभी ये तो बात हो गई सर जॉब से रिलेटेड, फैमिली टाइम से रिलेटेड और अपने जॉब प्रोफ़ेशन को एज़ अ देश की सेवा के अंदर लगाना सर बहुत बढ़िया चीज़ है। सर आजकल वैसे भी सर सोशल वर्क के अंदर बहुत जने बहुत कम लोग जाते हैं। आपका सर कैसा है इस चीज़ के ऊपर एक? ऐसे आर्यन हमारे जो मतलब ये पिताश्री थे ना, वो बड़े सामाजिक थे। जी। उनका ये कहना था कि अपने खुद के काम तो हर कोई करता है, हुँ, कोई ये इसमें जो सामूहिक कार्य है तो कोई करने पड़ेंगे। वो गाँव में रहा करते थे, जी। तो गाँव का जैसे मान लो, या पे सरकारी स्कूल है, हुँ, हुँ, या कोई आपकी ये जो गौशाला है, हुँ। या गाँव के जितने भी सामूहिक वर्क हैं, वो आगे होके काम करते थे। जी। तो उनके लिए जो भी गाँव की गौशाला है, या जो गाँव के सांड वगैरह हैं, उनके सारे पानी की व्यवस्था हमारे पिताश्री खुद करते थे। हुँ, हुँ। स्कूल में काफ़ी योगदान करते थे, और मंदिर वगैरह जो भी गाँव के सामूहिक कार्य, उन्होंने आगे बढ़ के चंदा देके और रुचि लेते थे। उनके अंश हमारे अंदर भी काफ़ी आए। जी। हालाँकि उस लेवल के तो हम प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मैं मेरे गाँव में और 3rd क्लास तक पढ़ा था। 4th क्लास से मैं ये आपकी जो सेंट्रल स्कूल जयपुर में आ गया था। मेरे ब्रदर आर्मी ऑफिसर थे, जी। मैं उनके साथ में जहाँ-जहाँ ट्रांसफ़र है वहाँ चला गया। कभी हम लोग लखनऊ गए, कभी हम लोग मतलब बंगाल गए, ऐसे अलग-अलग ट्रांसफ़र होते रहे। तो जहाँ उनकी मेरा ग्रेजुएशन जो है आपके देहरादून से हुआ है, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है। तो आर्यन अलग-अलग स्टेट्स में या अलग-अलग जगह जाने से आदमी का निश्चित रूप से विकास होता है। जी, जी। तो मुझे कुदरती रूप से विकास मिला। मेरे को लगा कि दुनिया इतनी जो हमें दिखाई दे रही है, इससे आगे कहीं है दुनिया। तो 2017 में मेरे गाँव में एक प्रिंसिपल आए थे, ये शीश राम जी चौधरी। वो भी काफ़ी एक्टिव थे। जी। नॉर्मली क्या करते हैं, टीचर्स अपना बच्चों को पढ़ाया, अपनी तनख्वाह ली और अपने घर वापस। जी, जी, जी। वो उससे एक्स्ट्रा भी कुछ काम करते थे। उन्होंने ये पता लगाया, भई ये जो आपका स्कूल है गाँव का, लादू सर का, इसके ऐसे कौन से छात्र हैं, ये जो मेधावी छात्र हैं, जो हुँ। पढ़ के अच्छी सीटों पे, अच्छे स्थानों पे हैं, अच्छे पद पर हैं। उनके नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिए, जिनमें से एक नाम मेरा भी था। उन्होंने हमें अगस्त 17 के ये इसमें फर्स्ट वीक में कॉल किया कि ये 15 अगस्त को आप स्कूल में पधारें। स्कूल चाहता है कि ऐसे लोगों को जो सम्मानित किया गया। उसी हिसाब से मैं स्कूल में पहुँच गया, और भी बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स आए थे। तो उन्होंने हमारे ये बहुत सम्मान के साफा वगैरह पहनाई, मालाएँ बनाई, और हमारे उसमें बहुत सारे ये जो है मतलब कि भाई इन्होंने इतनी बढ़िया काम किया, हमारी तारीफ में बहुत सारे कसीदे पढ़े। फिर बड़े साहब ऐसा है कि हमारे ये स्कूल जो है, इसमें आप 10th और 12th क्लास के लिए बोर्ड नहीं है, बोर्ड का सेंटर नहीं है। तो लड़के तो फिर भी चलो कहीं भी और कई जगह एग्ज़ाम दिए, दूसरे जगह चले, पर लड़कियों के थोड़ा सा रिस्की रहता है मामला, बेचारी कहाँ जाएँ, कहाँ ठहरें। तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब ने कि आप लोग जो सक्षम हैं, आपके ये जो पिताजी भी बड़े भलाई काम करते थे, आप तो अभी अब बड़े अच्छी पोस्ट पे भी हैं, तो क्यों नहीं आप इस स्कूल के लिए जो बोर्ड का सेंटर खुलवा दीजिए। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं इसके लिए ये सिंसियरली प्रयास करूँगा, और पूरा प्रयास करके बोर्ड का सेंटर खुलवाऊँगा। मैंने इसके लिए जो भी है बोर्ड का सेंटर खुलवाने के लिए फॉर्मेलिटीज़ पता करवाई, और इसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पता लगवाए।
उसकी लिखा पढ़ी करवाई और ये इस बोर्ड के इसमें आपके जो सेक्रेटरी उनसे मैंने संपर्क किया जी, और अल्टीमेटली वो हमारा 10th-12th का बोर्ड का पड़ गया। जी, जी। स्कूल को बड़ा एक जैसे कोई मैंने उपहार दे दिया, बड़े खुश हुए। मेरे पास तुरंत फ़ोन आया कि साहब आपने तो बड़ी अच्छा काम किया, भलाई का काम किया है। हुँ, नेक्स्ट जैसे ही आपके ये इसमें मतलब अगले साल जैसे ही आपकी ये 26 ऑफ जनवरी आई तो फिर से उनके उससे पहले ही कॉल आया कि सर वापस से आप पधारें। हमें भी अब क्या स्कूल से वापस जुड़ने पे अच्छा लगने लग गया था, बहुत सारे लोग पहचानने लग गए थे, क्योंकि स्कूल तो हमारे बहुत पहले छूट गया था 3rd क्लास के बाद। तो हम लोग भी गए, मैं भी गया खुशी-खुशी गया। वापस से उन्होंने फिर कहा कि साहब देखिए साहब जूतों ये काम जो नेताओं को बोलो तो उनके पीछे जूते घिसते हैं, घूमते हैं, ये अधिकारी हैं। एक बार कहने से बिना किसी रिमाइंडर के इन्होंने हमारा काम करवा दिया। फिर उन्होंने कहा साहब ठीक है, ये आपने बढ़िया काम किया है। तो आप लोग अब सक्षम तो हैं ही हैं, आपके पिताजी भी काफ़ी करते थे, हम आपसे कुछ और उम्मीद करते हैं। मैंने कहा बताइए प्रिंसिपल साहब कि स्कूल में अभी ज़माना है ये इसका कंप्यूटर का। जी, आज का युग तो आप भी जानते हो कंप्यूटर का ही है बहुत ज़्यादा सच रहा हूँ। और हमारे गाँव में कंप्यूटर कुछ था नहीं। हुँ, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मैंने भी ये जो कंप्यूटर वगैरह के बारे में हमारे ऑफिस में तो ये अपडेट यूज़ आती है। मैंने कहा अच्छी बात है, यूज़ है। तो सर उन्होंने ये कहा कि आप एक ये इसमें मतलब कंप्यूटर की ये जो रूम बनाई इसको आप कंप्यूटर लैब बोलते हैं स्कूल वाले, और कुछ उसमें ये कंप्यूटर अगर आप रखवा देते हैं तो स्कूल के लिए ये जो बड़ा भलाई का काम होगा। जी, हमने उस सभी सदस्य के मैंने कहा जी आप प्रिंसिपल साहब इसके लिए आप ये जो नियम रखिए इसकी, आप कंप्यूटर के कमरे की जो लैब है। तो उन्होंने उसी वक्त जो है मौके पे ही सारे गाँव वाले स्कूल वाले टीचर्स होते तो वहीं पे उसकी जो नींव रखी और वो कुछ टाइम बाद वो कमरा बन के तैयार हो गया। फिर हमने उसमें ये कंप्यूटर रखवाए। तो कि उस ये जो है मैंने कुछ उस स्कूल में से एक अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाया, बच्चे आज कंप्यूटर सीख रहे। ये सिलसिला इसी तरह आगे चलता रहा। फिर नेक्स्ट वापस ये जो 15 अगस्त आया, तो प्रिंसिपल साहब ने फिर से जो है ये अपने दोगुने उत्साह और चाव से हमें बुलाया कि साहब वापस से आप पधारें, हुँ, हम आपका फिर से सम्मान करते हैं। मैंने कहा मुझे भी क्या है आनंद आने लग गया है, आप लोगों से मिलने की बड़ी उत्सुकता रहती है, बिल्कुल पधारेंगे। सारी बातें हो गई, फिर बोले साहब आपने 2 इतने बढ़िया काम कराए हैं, स्कूल का नेचुरली विकास हो रहा है। एक आपसे हम आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल करिए, अगर मेरे से योग्य होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो बोले साहब अभी जो है ज़माना से है इसका साइंस का है, हमारे यहाँ केवल आर्ट्स फैकल्टी ही है। अगर अपने स्कूल में साइंस फैकल्टी खुल जाती है, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। हमारे यहाँ से जो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे पढ़ लिख के, तो मैंने फिर से उस उनसे वो जो सारी फॉर्मेलिटीज़ मैंने वो करवाई पता, जी, और इस मामले में एप्लीकेशन वगैरह ली, रिक्वायरमेंट जो भी है, और शिक्षा मंत्री जी से मैं खुद मिला। मैंने मंत्री जी को आके ये कहा साहब ऐसा है कि उस स्कूल में मैं ज़रूर क्लास 3rd तक पढ़ा था, उसके बाद मैं भी नहीं पढ़ा। मेरा बेटा उस स्कूल में कभी गया नहीं। पोते-पोतियाँ, नाते-नाती का मतलब ही नहीं होता। फिर भी मैं आपसे इस काम के लिए रिक्वेस्ट करने आया तो हमारे मंत्री महोदय बड़े खुश हुए कि भई जो आता है मेरे यहाँ अपने ही काम नहीं लेता है खुद की, आप तो ये जो भलाई का काम करके जी। आ रहे हो, आपका काम हम पहले करेंगे। और उन्होंने उसी सेशन में जो है वहाँ साइंस फैकल्टी शुरू कर दी और तो स्कूल कंप्यूटर और साइंस दोनों चालू की थी उन्होंने? कंप्यूटर हमने वो तो ये कंप्यूटर तो मैंने मेरे लेवल अच्छा, आपके लेवल पे किया था और साइंस स्ट्रीम को आपने साइंस एज़ अ स्ट्रीम मैंने गवर्नमेंट से करवाई। गवर्नमेंट से करवाई थी। ये जो इसमें आपको बताया काम इसमें जैसे इसका ये बोर्ड का सेंटर करवाना ये तो गवर्नमेंट का काम होता है। जी, जी, जी। जहाँ कुछ उनकी रिक्वायरमेंट थी कि इतने स्टूडेंट हो, आस-पास कोई बोर्ड सेंटर ना हो, जैसे 100 स्टूडेंट होने चाहिए वहाँ पे, जी। उस पे सेंटर खोलते हैं और कितनी दूर पे किलोमीटर पे ना हो, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है। और इसी तरह ये साइंस फैकल्टी भी ये देखते हैं कि भाई स्टूडेंट्स इतने हैं कि नहीं हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि साइंस फैकल्टी अपने आप में ये बड़ा खर्चा होता है, उसमें कम उसकी यहाँ पे लैब बनती है, लेक्चरर्स आते हैं। तो आर्यन ईश्वर की हमारे पे तो कृपा रही और सच्चे मन से हमने जो काम किया, कोई कुछ एफर्ट्स लगे और हो गया, तो हमें तो बड़ी खुशी है। तो आप जैसे कहते हैं आप आपका ये क्या राज, ये भी एक राज है कि अगर आप भलाई करते हो तो स भलाई एक तो ये मिलती हो है। जाती है ना कि आपने जैसे एनवायरनमेंट के लिए भी किया है, एक सोसाइटी के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने एक साइंस स्ट्रीम को ऐड करना, 10th की 12th क्लासेस के अंदर भी इस तरीके के अपडेट्स लाना और कंप्यूटर क्लासेस खोलना। एक मतलब टेक के साथ आपने बच्चों को ऐसे कर दिया है कि हाँ, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए क्योंकि सबको है ना अपनी लाइफ एक जर्नी में चलते रहना चाहिए और ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो सर इतने बड़े फैसले को सर आपने अपने जो वर्क प्रोफेशन है उसके बीच में कैसे मैनेज किया था सर उस टाइम पे? ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जी, होती जी, है, जी, जी। ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि ये तो हमारे मतलब ये पिताश्री से हमको विरासत में मिली है हुँ। और इसके लिए मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े।
बल्कि मुझे इस तरह के काम करने से खुशी होती है, आनंद प्राप्त होता है। इसको आप मेरा हॉबी मान लीजिए, मेरा पैशन मान लीजिए। और अभी भी जो रिटायरमेंट के बाद ही मैंने कुछ और इस तरह के और अच्छे काम करने की इच्छा रखता हूँ, उनको करूँगा। और नेचुरली मैं इस तरह काम करता रहा तो मुझे इतनी खुशी मिलती रहेगी, तो ये जवानी आपको यहीं बरकरार मिलेगी, मुझे बुढ़ापा आएगा नहीं, क्योंकि मैं अच्छा ये काम जी, करने जी, वाला जी, जी। तो सर अभी जैसे आप बता रहे रिटायरमेंट का, तो ये इसके बाद का आपका क्या डिसीजन है कि क्या करेंगे सर इसके बाद में आप? क्योंकि एक वर्क प्रोफेशन जो भी जॉब करते हैं उन लोगों का ये रहता है, मतलब एक एज होती है, कभी भी कोई आदमी थकता नहीं है अपनी काम से। रिटायरमेंट एक टाइम होता है कि हाँ ठीक है, आपके बाद में अब नेक्स्ट सर्विस जो भी कन्वे करेंगे। आप क्या करेंगे सर उसके बाद? ये ठीक कहा मैं अर्जुन की रिटायरमेंट तो एक ये जैसा है, इसमें जी। जो गवर्नमेंट ने किया भाई ठीक है, 60 साल की आयु के बाद में आप हुँ, का ये जो सुपर एनुएशन हो जाएगा। हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी हुँ, काम के नहीं रहे या आप एकदम निकम्मे हो गए या हुँ, आपकी बॉडी बिल्कुल वो होगी। हुँ। ये तो ये है कि आपको ये गवर्नमेंट आपको उस पोस्ट से रिटायर कर देती है। आज की तारीख में हमारा जो रहन-सहन है, जो लाइफ़स्टाइल है, जी। उसमें 60 साल का आदमी बूढ़ा लगता नहीं। मैं तो अपने आप को कहीं से बूढ़ा नहीं मानता। हुँ, तो 60 साल का आदमी अभी खूब इसमें एनर्जी रहती है, हुँ, एक्टिव रहता है और ऑलमोस्ट अपनी सारी जो है हुँ, मतलब आपकी ज़िम्मेदारी उनसे मुक्त हो जाता है। हुँ, तो उसको बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। हुँ, उस टाइम से अपन जो है समाज की उपयोगी काम कर सकते हैं, उस भलाई कर सकते हैं, कुछ देश के विकास में कर सकते हैं, कुछ अपना ये अपने लिए और कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो हॉबी या शौक जो आपने पूरे नहीं कर हुँ। पाए, क्योंकि हमारा ये काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, हमारा डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो बहुत ज़्यादा हमें फ्री टाइम मिला नहीं था। तो वो इच्छाएँ जो हम पूरी नहीं कर पाए, उन सबको पूरी करने का प्रयास करेंगे, ताकि अपना ये जो कंप्लीट एक जीवन रहे, जीवन का जो उद्देश्य पूरा हो जाए, यही मेरी इच्छा है। ये तो सर बहुत अच्छी बात है। अब सर एक नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जिसमें एज़ जीएसटी के बारे में हम बात करेंगे सर। जैसा आपने बताया सर, आप रिज़र्व जो है सीनियर रिज़र्व ऑफ़िसर हैं सर, और हमें कुछ सवाल है सर जीएसटी से रिलेटेड जो आपसे पूछने थे। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 के बीच में 21 पॉइंट 21.36 लाख करोड़ रुपीस एज अ रिकवर हुए थे जीएसटी के अंदर, सेंट कलेक्शन हुआ था ये पूरा, जो कि 8.86% है पूरे ग्रोथ का। सर इस पूरे ग्रोथ में आप कैसे देखते हैं इस पूरे ग्रोथ को? मैंने आपको शुरुआती में बताया था कि जीएसटी आने के बाद में ये जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़े हैं हम्म, और हमने उनका जो है आपस में इनकम टैक्स से डाटा रिकनसाइल करते हैं, जिसको ये अभी थर्ड पार्टी डाटा बोलते हैं, तो उससे हमें बहुत सारे इनपुट्स मिलते हैं। और जो आपके अभी तक अनरजिस्टर्ड जो पर्सन्स हैं, उनको हम लोग की इस पे आप लाते हैं, टैक्स नेट में लाते हैं। जी। उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो जो जो पर्सन आपका रजिस्टर होता है, उसकी एक तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छी हो जाती है, जी। तो उसको भी ये बैंक से ये फाइनेंस वगैरह मिलने में भी हेल्प मिलती है, उसका कारोबार बढ़ता है। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करते हो, ऊपर ही ऊपर कोई काम करते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छी नहीं होती और वो आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हो। तो हमारा इसमें यही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक जो है आपके ये जो भी है टैक्स के लिए जी। लायबल पर्सन हैं, जी। वो टैक्स नेट में आएँ और उनको जो है सरकार के लिए मतलब योगदान करें। नेचुरली ये जो टैक्स का पैसा है, इससे ही आपको मतलब इस आपके देश में जो विकास कार्य हैं, उनसे हो पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी ये अब जेन्युइन टैक्स पेयर को हम हरास करते हो। जेन्युइन टैक्स पेयर्स को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं और जीएसटी डे पे जो अच्छे टैक्स पेयर हैं, जो हमें ज़्यादा टैक्स, उनको हम लोग ये जो आपके सम्मान पत्र भी देते हैं, इश्यू करते हैं। तो ये जीएसटी एक्चुअली अपने आप में इसको हम बोलते हैं इसको ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से क्या था, इसको जो है गुड टैक्स भी लोग बोलते हैं इसको ना। गुड एंड सर्विस टैक्स। हुँ। हम्म। तो सर आपके हिसाब से जो जीएसटी है, जीएसटी ने टैक्सेशन सिंप्लीफाई किया है या कॉम्प्लिकेटेड किया है? देखो जीएसटी का तो मतलब ही है कि उसको ये बने क्या है कि मतलब गुड है तो अच्छा ही टैक्स है, इसमें इसमें सिंप्लीफिकेशन हुआ ही है। हम्म, पहले आपको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, नंबर ऑफ टैक्सेस, कोई एडिशनल एडिशनल ड्यूटी लग रही है, कोई वैट लग रहा है, कोई हम्म, सेस लग रही है, कोई आपके इसमें ये जो चुंगी लग रही है। दुनिया भर के मतलब हर स्टेट अपने अपना अलग लगा रहा है, सेंटर अलग लगा रहा है, इंटर स्टेट अलग है। तो उन सबको मिला के एक तो आपका ये जो वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स हो गया। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन काफ़ी हुआ है। पहले एक्साइज काल में इतना सिंप्लीफिकेशन नहीं था, बहुत सारे इसमें ये जो फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती फिजिकली। जी। अभी सब कुछ हमने ऑनलाइन कर रखा है।
और टैक्स पेयर को हमारे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने घर या ऑफिस में जहाँ भी उसकी सुविधा हो, वहीं से अपने रिटर्न्स वगैरह फाइल कर सकता है। वहीं से उसको जो भी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर देता है। जी। और ये अब टैक्स पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाता है, ओके। कुछ नहीं है। हाँ, कोई जो आपके ये टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनको कि कुछ कम नॉलेज है या कोई नए नए टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए हमने ये आपके जीएसटी सेवा केंद्र भी खोल रखे हैं। वो उनको गाइड करते हैं, उनकी जो भी आपके इस मामले में कुछ ये जो है मतलब क्वेरीज हैं, कुछ शंकाएँ हैं, कुछ प्रश्न हैं, जी। उनका उत्तर देते हैं। हम लोग अब वो ये जो डंडे वाले वो टैक्स मॉनिटर नहीं रहे। नाउ वी हैव बिकम ये फैसिलिटेटर्स फॉर जेन्युइन टैक्स पेयर्स। हाँ, जो टैक्स के या डिफॉल्टर्स हैं या जो टैक्स की चोरी करते हैं, उनके लिए तो आज भी डंडा कायम है। ओके। तो सर अभी जैसे अब की बात हुई टैक्स के ऊपर, कुछ साल पहले तक वैट भी चलता था, तो सर वैट उस टाइम का और अभी का जीएसटी इरा, दोनों में क्या डिफरेंस है सर? वैट में क्या था कि वैट फिर वही बात हुई कि वो स्टेट का वो हो गया, फिर हम लोग अलग से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अलग लगाते थे, हमारी लगाते थे। फिर कुछ और उसमें जो एसेस वगैरह थे ये हैं। अब ये दोनों को ये अब सब्ज्यूम करके सारे जितने भी एडिशनल टैक्सेस थे, उनको सब्ज्यूम करके वन टैक्स बना दिया, जीएसटी। ओके। तो ये सभी की भलाई है, चाहे ये अब टैक्स पेयर है या जिसका मतलब बायर है, या हम लोग जैसे मतलब मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं, उसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, हमारे लिए सभी लिए ठीक है ये। और अल्टीमेटली इसको धीरे धीरे इसमें और सुधार कर रहे हैं हम लोग आने वाले टाइम में। अभी भी क्या बहुत सारी चीज़ें इसमें जो स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। और आने वाले टाइम में आप देखना कि ये बहुत शानदार रहेगा। जी। और वो इसमें हमारा अल्टीमेट एम ये है कि अधिक से अधिक इसमें जो भी इसका लायबल है टैक्स पे, वो टैक्स रेट में है, तो फिर इसकी अल्टीमेटली आपकी टैक्स रेट घटेगी। तो सब पे कुछ कुछ मतलब करके टैक्स का बाहर आएगा, किसी ये नहीं कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स कर रहे वही करते हैं, बाकी लोग उससे बचे रहें, ये रहेगा। सर जब टैक्स पेयर टैक्स भरने मतलब रिटर्न भरने जाता है जीएसटी रिटर्न, तो क्या क्या गलतियां करता है वो उसको भरते टाइम? रिटर्न भरने जाने की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो मैंने ये कही, अपने घर पे यही बैठा वही सिस्टम ऑनलाइन है, अच्छा, पूरा सिस्टम ही हो जाए। डिजिटली डिजिटली होता है, उसमें जी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें कुछ गलतियाँ जैसे आईटीसी होता है, इसमें इनको टैक्स क्रेडिट होती है, तो उसके लिए कुछ ये गाइडलाइंस हैं, भाई आपको इस पीरियड पे ये लेना है, इतने पीरियड में ले लेना है, इतने अमाउंट का है। कुछ इसमें ये ब्लॉक क्रेडिट होती है कि आपको इसकी क्रेडिट नहीं लेनी है। तो वो सब चीज़ें आमतौर पर सबको पता होती नहीं, जो स्पेशली जो अपने नए टैक्स पेयर हैं या छोटे टैक्स पेयर हैं, वो इसमें गलतियाँ करते हैं। जी। जो स्टेब्लिश जो आपके टैक्स पेयर्स हैं, उन सबको तो ध्यान रहता ही है, तो वो कई बार ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। उसको फिर हम लोग जब एग्जामिन करते हैं, तो वो इसमें हमारे सिस्टम में दिखती हैं डिस्क्रिपेंसीज। उनको हम लोग ये अब टाइम टाइम उनको जो शो पर नोटिस देते हैं, जी। और उनसे फिर उसकी रिप्लाई लेते हैं। और मिस्टेक अगर इसमें या जेन्युइन नहीं थी, तो हम लोग उसको फिर वो सुधार भी करवाने का मौका देते हैं। इंटेंशनल कोई मिस्टेक है उसमें, फिर आपको पेनल्टी लगनी नहीं। ओके। अगर सर कोई जीएसटी रिटर्न लेट करता है, तो क्या क्या पेनल्टीज उसके ऊपर लगती है सर? लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स पे क्या कि सबसे बड़ा तो इसमें नुकसान नहीं रहता डिपार्टमेंट को, कि एक्साइज काल में ये था कि अगर आपने ड्यू ये रिटर्न फाइल नहीं की, तो भी आपका ये चालान से टैक्स भी हो जाता था, यानी सरकारी खाते में पैसा तो टैक्स का आ जाता था। हम्म। उसका सिर्फ उसकी जो है ये है कि आपकी रिटर्न फाइल लेट होने से टैक्स पे हो रही। अब जीएसटी में क्या है कि आप रिटर्न फाइल नहीं हो तब तक वो टैक्स हमारे खाते में आता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो हमें ही हो गया कि हमारा टैक्स ही नहीं हुआ। इसलिए हम हमारा एम ये रहता है कि जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, उससे पहले पहले सभी टैक्स का रिटर्न फाइल कर दें, ताकि हमारे जो भी रेवेन्यू के टारगेट्स हैं वो पूरे हो जाएं। लेट फाइलिंग पे नेचुरली इंटरेस्ट लगता है, कितना आपका डिले है उस पर लेट फाइलिंग में इंटरेस्ट है। और अगर आपने कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया है, जैसे आप सपोज करो कि आपकी 6 रिटर्न्स कंटिन्यूअसली हम फाइल नहीं कर पाई, तो हम उनके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देते हैं, और उनको फिर बाकायदा उनको वापस से वो करने के लिए आपकी रिटर्न फाइल करनी पड़ी, जब जाके हम उनका रजिस्ट्रेशन को रिवोक करते हैं। तो इसका एक तरह से इस पीरियड में आपका कामकाज सारा ठप हो जाएगा, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड रहे। जी सर। सर इनपुट टैक्स जो क्रेडिट्स होते हैं, उनको सही से कैसे क्लेम किया जा सकता है? और क्या वो गलती कौन सी गलतियां हैं जिनको वो अवॉइड करनी चाहिए उनको क्लेम करते टाइम? इनपुट टैक्स में ये है कि सबसे बड़ी बात तो है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या जो आप सर्विसेज दे रहे हो, इसमें दोनों पे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। जी। सबसे उसकी पहली कंडीशन तो ये है कि वो इनपुट उस गुड्स को बनाने में यूज इन एन रिलेशन को गुड्स होना चाहिए, या यूज्ड
इन और इन रिलेशन टू प्राइवेट प्रोवाइडिंग ऑफ दैट सर्विसेज होना चाहिए। सबसे पहले तो उसको टैक्स पर ये देखना कि जो क्रेडिट वो ले रहा है वो इस क्राइटेरिया को मतलब सेटिस्फाई करता ही नहीं है, मतलब उसको गुड्स जो उसके हैं, जी। जो उसका फाइनल प्रोडक्ट है, उसको बनाने में ये जो इनपुट्स आए हैं ये यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो ठीक है। सर्विसेज हैं वो जो प्रोवाइड कर रहा है, वो जो उसके आउटपुट सर्विसेज है उनमें ये जो भी इनपुट लिया सर्विसेज का वो यूज होना चाहिए। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिन पे ये आपको ब्लॉक कर रखा है कि इन गुड्स पे, इन सर्विसेज पे नहीं मिलेगा आईटीसी, तो वो फिर देखना पड़ता है, लिस्ट है हम चीज़ें, वो ब्लॉक पे उसको नहीं लेनी है, जी सर। क्योंकि सरकार का इसमें ये है मंशा है कि इस आइटम पे उसको ना मिले या इस सर्विसेज को ना मिले। इस तरह कुछ चीज़ इस पे किया हुआ है। जी। सर ये तो जीएसटी के तो पूरा एक ब्रॉड आपने पूरा बता दिया हमारे को कि कैसे इनपुट्स वगैरह इनका सबका ध्यान रखना चाहिए। सर जहाँ तक अपनी बात हुई थी आप जीएसटी के बाद में अब नेक्स्ट अब अपना कस्टम्स के ऊपर एक बात आती है और कुछ सवाल ऐसे थे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से और एक्सचेंज से रिलेटेड। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है जो सीकेई था कस्टम्स क्रेवल इन्फोर्समेंट जो है वो नहीं रह गया है अब उस छोटे बल्कि जो फैसिलिटीज़ है उनके ऊपर। तो छोटे बिज़नेसेस जितने भी हैं, जिनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, उनके लिए क्या रूल्स अ, रहेंगे उसके अंदर? कैसे उनको करना चाहिए सर? देखो आर्यन, रूल्स तो छोटे बड़े सभी के लिए सेम ही रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई छोटा है तो उसको कोई रूल फॉलो नहीं जी। करते। हाँ, कुछ उनको ये है कि ठीक है भाई, हर चीज़ में वो नहीं है। बाकी हम लोग जैसे बताया कि हम लोग नाउ वी हैव बिकम ये ट्रेड फैसिलिटेशन ऑफिसर्स, तो फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग बैठे हैं। जितने भी नए आप टैक्स पेयर हैं या जो जो नया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है या छोटे जो लोग हैं, उनकी जानकारी के लिए हम लोग आउटरीच प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं। हमारा एक हेल्प सेंटर खोल रखा है हमने, जो उनकी हेल्प के लिए है कि भाई ठीक है, जो भी नए टैक्स पेयर हैं या जो कोई नई चीज़ों को समझ नहीं है, उसको गाइडेंस के लिए वहाँ वो चाहे तो ये अब टेलीफोन कॉल से उससे बात कर सकते हैं। उसमें भी हमको सर्टिफिकेट नहीं है तो वो खुद पर्सनली वहाँ आके उस हेल्प सेंटर पे आके पता कर सकते हैं। हमारी एक टेक्निकल ब्रांच है, वहाँ भी हमारे इसमें एक्सपर्ट्स बैठे हैं। उनका यही काम है कि ये जो है आपको ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए, जिसकी जिसकी जो समस्या है उनको दूर किया जाए। वो अपनी प्रॉब्लम्स को ये जो है आपके मेल द्वारा भी डाल सकते हैं, चिट्ठी लिख के पता करते हैं। हमारे यहाँ हर मेल और चिट्ठी को एक्नॉलेज किया जाता है और सबको रिप्लाई दिया जाता है। ये नहीं भी उसको हमने जाके इसमें हमने उनको देखा नहीं है, उनको रद्दी में डाल दिया। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फ़ायदा कि ईच एंड एवरी कॉरेस्पॉन्डेंस इज़ एक्नॉलेज्ड एंड एक्टेड अप। तो सर इसमें जैसे जो कॉमन ओवरलेडेड जो कंप्लेंट्स आते हैं, उनके इश्यूज़ को कैसे हैंडल आप करते हैं? ऐसा है कि देखिए, प्रॉब्लम्स तो कोई भी आप बिज़नेस करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, उसमें चलती रहती हैं, आती रहती हैं। तो हमारा एम यही रहता है कि उनको ये कम से कम टाइम में उनको जो भी इनकी आती प्रॉब्लम्स हो बताती हैं, उनका हमको सॉल्यूशन निकालते हैं। उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये करिए, या अगर आपने ये गलती करी तो इसको इस तरह सुधार लीजिए, या इसमें ये एडिशनल ये चीज़ कर लीजिए, इसमें ये डॉक्यूमेंट जो भी इनके काम आते हैं उनको करवा के उनको हेल्प करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जो हमारे लेवल से ऊपर के होते हैं, उनको हम फिर ये बोर्ड को रेफर कराते हैं, भाई इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ऊपर गाइड, तो बोर्ड हमें उसको गाइड करता है, अकॉर्डिंगली हम पार्टी को इन्फॉर्म कर देते हैं। ओके। सर जीएसटी हेल्पलाइन कैसे काम करता है पर्टिकुलर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स की क्वेरीज़ के अंदर? ऐसा कोई स्पेशली ये नहीं कि हमने कोई स्पेशली कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बता रखा है, वो तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बैठते हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी उतनी ही जानकारी देते हैं जब और बाकियों को देते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी अगर उनकी कोई जो भी क्वेरीज है, जी। जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो उनकी दिक्कतें आ रही हैं, वो आराम से उनको बता सकते हैं। उनका सॉल्यूशन उनको बताया जाता है जितनी उनको समझ में आती है। और कुछ ज़्यादा कि फिर उसको ये जो टेक्निकल ब्रांच हमारी उसको एग्जामिन कर लेती है, जैसे मैंने बताया, और फिर भी अगर है तो वापस उसको हायर फॉर्मेट को हम लोग रेफर करते हैं, वहाँ से उनके सॉल्यूशन मिलते हैं टाइम टाइप। ओके। सर कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर इंटरनेशनल ट्रेड्स में वर्क करना चाहता है तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देंगे? देखो आर्यन, ऐसा है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो इसलिए ज़रूरी है कि देश को ये इसमें फॉरेन करेंसी चाहिए, उसके बिना तो आप बाहर से कुछ आइटम खरीद नहीं सकते, चाहे आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हों, चाहे आपके दूसरी चीज़ें हों। और आपको पता है कि हम लोग डेली बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, तो उन सब के लिए हमको मतलब फॉरेन करेंसी चाहिए। तो एक्सपोर्टर्स जो गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं उसके बदले में फॉरेन करेंसी आती हैं, तो उनको बाकायदा इसमें
जो भी इसमें है डॉक्यूमेंट्स, वो हम बताते हैं भाई ठीक है आप इस तरह इसको करिए। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जो भी है तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है, आईईसी कोड, जो आपके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड देती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है, उसके बाद ना आप इंपोर्ट कर पाएंगे ना एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जी। ये होने के बाद फिर ये जो कस्टम्स का रोल होता है बीच में, कस्टम्स इसको ये देखता है कि आप जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं या जो आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। वो कहीं इसमें रेस्ट्रिक्टेड या बैन आइटम तो नहीं है क्या। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, ने इसका वो कर रखा कि भाई ये आइटम्स आप ये जो फ्रीली एक्सपोर्ट या फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं। जी। ये आइटम उसमें ये जो बाकायदा उसकी ये लिस्ट है, इसका ये आप टेबल है, इन आइटम्स को आप ये कंडीशनली एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। कंडीशनली का मतलब है कि इसके लिए आपको ये लाइसेंस चाहिएगा, इसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट चाहिएगा, अलग अलग चीज़ें अलग अलग आइटम्स को प्रिस्क्राइब कर रखी है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे आपको मान लो या कोई ड्रग्स हैं, ये ऐसे जो आइटम्स हैं प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, ये आपके जो इसमें ये जो वाइल्ड लाइफ है वो टोटली प्रोहिबिटेड है। उनको आप किसी भी कीमत पे, किसी भी कॉस्ट पे, किसी कंडीशन पे ना तो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना इंपोर्ट कर सकते हैं। जी। तो ये सब चीज़ें उसको ध्यान रखते हुए, इनको ये गाइडलाइंस फॉलो करते हुए वो करते हैं अपना माल को। ये जो भी हमारा इंग्लैंड कंटेनर डिपो है, आईसीडी बोलते हैं इसको, वहाँ जाएगा। ये हमारा ये जो पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट हैं, जी। जितने आपके बंदरगाह हैं, सी पोर्ट्स हैं, वहाँ जाएगा। ये आपका ये जो कार्गो है, जैसे आपके वैल्यूएबल गुड्स हैं जिनकी वॉल्यूम या वेट कम होता है, वो एयर कार्गो जाते हैं। वहाँ हमारे अपर्चिंग ऑफिसर्स बैठे हैं, वो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट दोनों को देखते हैं, उनका वैल्यूएशन देखते हैं, उनका जो डिक्लेरेशन देखते हैं, उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। उनको ठीक लगता है तो उसको इमीडिएटली उसको अलाउ कर देता है। तो इसमें सर प्राइवेट जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज़ होती है, उनका भी कोई ना कहीं एक रोल होता होगा ना सर इसमें कि पास आउट कितने पे होना चाहिए उनको रूल्स बताने के लिए। तो एंटरप्रेन्योर्स को वो भी तो हेल्प आउट कर सकते हैं इसमें, आज के टाइम पे। हाँ, हाँ, करते हैं। वो उनको उन्होंने अपने लेवल पे भी एंगेज करते हैं ये चीज़ें। जी। जो बड़े ग्रुप हैं वो रखते हैं एंगेज करके, और तो उनके खुद के अपने आप कंसल्टेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको तो हर जगह हर इसको ये पल-पल पे उनको तो वो चाहिए उनकी गाइडेंस। हुँ। तो उनके खुद के भी वो होते हैं, ओके। कंसल्टेंट्स हैं, सीएज हैं, वो उनको नॉलेज देते रहते हैं। तो सर जैसे अपना अभी पूरी बात हुई और आपने से शुरुआत में बताया था कि आप अभी 31 तारीख को रिटायर भी हो रहे हैं और आपने सर अपनी लाइफ जर्नी के अंदर इतना सब कुछ सर किया भी है कि बच्चों को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर एक अच्छी सी जॉब और देश की सेवा के बारे में पूरा बताना करना सब चीज़ें होती है। और अभी आप सर हेल्थ कॉन्शियस भी है, बहुत कुछ कर रहे हैं। सर कुछ पॉइंट में मेरे को आपकी एडवाइस चाहिए सर कि जब सिस्टम की बात आ जाती है और देश के सिस्टम के अंदर जो इन्फोर्समेंट और सिटीजन जो एंगेजमेंट के पॉइंट्स होते हैं, सो उनमें आप क्या बदलाव देख सकते हैं उनमें आपके अकॉर्डिंग? देखिए ऐसा है आर्यन कि हर देश को चलाने के लिए ये कानून होता है, बिना जी। कानून के वो देश चलता नहीं है। जी। तो जो अपनी विधायिका है वो कानून बनाती है, हुँ। हम लोग उसका एग्जीक्यूटिव कहते हैं, वी आर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। जी। हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो लॉ बना है उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको जिम्मेदारी हमारी है। उसको अगर किसी पार्ट पे रखता है हमें या जनता को, तो उसमें कोई डिस्प्यूट होता है, देन दे गो टू जुडिशरी, ये है। हुँ, हुँ। तो देश जो है अपना, आप जैसे आपने सुना ही है, देखा ही है, ये अब सोने की चिड़िया रहा है, कहते हैं। हाँ, अंग्रेज़ों से। देश में आज भी कोई कमी नहीं है, आज भी देश में बहुत कुछ है, हुँ। और देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी। जैसा आप देख रहे हो कि ये इसका पांचवी अर्थव्यवस्था हम लोग बने हुए हैं, जी। और जापान को पीछे करके हम लोग जल्दी जो चौथी अर्थव्यवस्था तो बन ही जाएंगे। और अल्टीमेटली जो सरकार का उद्देश्य तो ये है कि हम थर्ड इकोनॉमी बन जाएं देश की। उसके फायदे ये है कि एक तो हम आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, दूसरा ये कि आप अभी देख रहे हो कि वो देश जो है, कुछ देश से छोटी छोटी बातों के लिए हमें आंखें दिखा रहे हैं, तो हमें वो उसका डर भी खत्म हो जाएगा हमारा। तो उसके लिए ये है कि हमारी जो भी यंग जनरेशन है वो उस उद्देश्य को ले आगे बढ़े कि मेरा देश उन्नत हो, मेरा देश समृद्ध हो, मेरा देश अ, इसमें ये अपना पर्यावरण रूप से भी एक दो स्वस्थ हो, और उस टारगेट को लेके हम आगे बढ़े।
आप जैसे कि आपको ही पता है कि हमारे यहाँ सबसे ये जो युवा वो है मतलब फोर्स है इन द वर्ल्ड वी आर हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ यंग यूथ जनरेशन है जो यूथ नंबर ऑफ जी। पर्सन हाईएस्ट है हम लोग। चाइना की पॉपुलेशन हमारे करीब करीब बराबर ही है लेकिन वहाँ ओल्ड ज़्यादा है यूथ वहाँ कम है। बाकी तो इतनी पॉपुलेशन किसी और दुनिया की है भी नहीं। अभी हम लोग 11 जुलाई को ये था आपके इसमें आपके पॉपुलेशन इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे था। तो हम लोग 8.3 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं ओके। जो एक बड़ी संख्या है। और 140 या 145 करोड़ तो हम लोग ही हैं उसका मतलब मेजर पोर्शन तो हमारे पास ही। तो इन सब लोगों के लिए अच्छा भोजन साफ पानी साफ हवा और जीवन स्तर बढ़िया हो उनका इस सब करने के लिए यूथ को बहुत कुछ करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे से ये जो पहली पीढ़ी थी वो पर्यावरण के प्रति ज़्यादा जागरूक थी। वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे अनपढ़ थे पर वो इसका ये पानी की कीमत वो समझते थे। और इसमें जो ज़मीन को भी मतलब ख़राब नहीं होने देते थे। जी। बर्बादी या इसको बेचते तो कोई चीज़ होती नहीं थी वहाँ पे है ना। अन्न का एक एक दाना काम आया करता था। फिजूल खर्ची नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी। जी। प्लास्टिक तो हम लोग छोटे थे तो इसमें जो देखते सुनते नहीं थे। तो इसमें अभी यूथ को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी समझनी पड़ेगी कि ये देश जो है या ये जो हमारी जो है ये धरती है ये हमारी माता है। ये इस कचरे को ज़्यादा झेल नहीं पाएगी। प्लास्टिक का जो इतना हम लोग कचरा फैला रहे हैं हर चीज़ जो प्लास्टिक पैकिंग में आ रही है या हर फंक्शन में जो हम लोग डिस्पोजेबल्स यूज़ कर रहे हैं तो वन टाइम यूज़ प्लास्टिक है। ये तो हमें एकदम से ही इसको ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें ये इसमें वन टाइम यूज़ प्लास्टिक अलाउड ही नहीं है। हम लोग इस बारे में कानून तो बने हुए देश में पर अभी उतने स्ट्रिक्टली उसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ इस मामले में बड़ी हम लोग ये लापरवाही बरतते हैं कि सोचते हैं ठीक है हमारा क्या जबकि देश तो हमारा ही है हमसे ही बना है। जी। और तो ये इसको हमें अपना समझ के पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश वापस से वही सोने की चिड़िया बन जाएगी। और इसको हम ये जो है मतलब कचरा क्या बनाएंगे इसको एक साफ सुंदर और स्वच्छ उन्नत देश हो। जी। ज़रूर सर, आपका ये जो है प्रस्ताव सर अब जनता तक पहुँचना भी चाहिए और गवर्नमेंट तक भी पहुँचना चाहिए कि एक नेचर डे बाय डे वेदर भी बिगड़ रहा है अर्थ की पूरी ऐसे देखा जा रहा है, तो लोगों को समझना ज़रूरी है इन सब चीज़ों को। आपने एक बात बताई थी सर, यूथ को समझना ज़रूरी है। एक यूथ के लिए एक मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था सर, यूथ सिटीजन यंग जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो सिविल ऑफिसर्स हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अभी के टाइम के लिए? आज का यूथ जो है उसको मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात तो है कि उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हुँ। हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे तो हमें कुछ इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं मिलती थी। हुँ। इसमें कि बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें मिलती थी। जी। पर संस्कार बड़े अच्छे दिए हमारे पेरेंट्स ने हमारे बड़े बुजुर्गों ने। वो संस्कार ही हैं कि हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और बड़े डिसिप्लिन लाइफ जी है। आज का यूथ की महत्वाकांक्षाएं तो बहुत हैं कि उसको ये करूँ ये वाली इसमें ये बाइक मिल जाए ये वाला मेरे को ये आपका मतलब गाड़ी मिल जाए ये मोबाइल मिल जाए ऐसा चश्मा मिले। पर वो उस लेवल की या उतनी मेहनत जो उसको पाने के लिए चाहिए वो खुद करने बजाय वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे ये इसमें ये पेरेंट्स ही मेरे को ये सब चीज़ें करते रहे। जी। ठीक है पेरेंट्स ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है आपको इस लेवल तक पहुंचाया है। पेरेंट्स आपका मतलब भला ही चाहेंगे पर ये नहीं कि आप सिर्फ मतलब पेरेंट्स के यूज़ पे रहें। अच्छा आपको अगर एक सस्ती मोटरसाइकिल से आपका काम चल सकता है जो कि आपको सिर्फ आवागमन के लिए चाहिए तो आपको इतनी महंगी और ये हाई स्पीड बाइक क्यों चाहिए या इतना ये जो महंगा वाला मोबाइल क्यों चाहिए। मोबाइल तो वैसे ही मुझे लगता नहीं कि स्कूल लेवल तक कोई मोबाइल की ज़रूरत आती है। मोबाइल तो आपको ठीक है आप कुछ बड़े हो गए कॉलेज वगैरह में आ गए हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें उसमें आती हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि हर घर में हर बच्चा हर महिला सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। अच्छी बात है ये तो आपकी संचार क्रांति हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने इसके चक्कर में आप सारी चीज़ छोड़ दें। बहुत सारा टाइम इसमें वेस्टेज करते हैं। आप ये इसमें जब ब्राउज़िंग करते हो तो कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, कितना आपका डाटा खर्च हो रहा है। उसी टाइम को हमारे ज़माने में हम लोग इसमें जो है मतलब अच्छी किताबें पुस्तकें पढ़ते थे। अखबार भी उस ज़माने में हर घर में सुलभ नहीं हुआ करता था। तो हम लोग अखबार पढ़ने के लिए जो लाइब्रेरी जाते थे, वहाँ सब तरह के अखबार आते थे, पत्रिकाएँ आती थी, आपस में जो डिस्कस करते थे। तो यूथ को मैं यही कहूँगा कि आप जो है, आप में कोई कमी नहीं है, बल्कि आपको पहले से ज़्यादा सुविधाएँ मिल रही हैं।
आधुनिक चीज़ें मिल रही हैं, आपकी सोच भी काफ़ी ऊँची है। बस आप सिंसियरली उनको इम्प्लीमेंट करें, उसमें मेहनत करें, तो नेचुरली हमसे आप लोग आगे जाओगे, पीछे रहने वाले नहीं, ये तो मानी ही बात है। क्योंकि आपको एक नई जो फैसिलिटी मिल रही है, नया आपका ये जो क्रांति आ रही है, नई हर चीज़ डिजिटली हो रही चीज़ें। हमारे ज़माने में सारी चीज़ें हाथ से हुआ करती थी, सब कुछ मैनुअली होती थी चीज़ें। आज आपको सारी एक क्लिक करते सारी चीज़ें घर पे ही मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से आपका इससे बहुत टाइम बच रहा है, पर इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कहाँ कर रहे हैं, ये देखिए। जो टाइम बचता है उसको यूटिलाइज़ सही दिशा में करिए, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और देश को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। और हम लोग विश्व के ये जो सिरमौर होंगे, इसमें कुछ बड़ी बात भी कहूँगी, सबसे बड़ी ये जो वर्क पावर यूथ की हमारे पास ही है, इसमें किसी को शक नहीं होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ज़रूर सर, आपका सर ये जो इनिशिएटिव है ये सब लोगों तक पहुँचना भी चाहिए, हमारा यही काम है। आप हमारे सर व्यूअर्स के लिए एक टेक अवे देंगे सर, जिसके अंदर उनके लिए एक एडवाइस जो सब फॉलो करनी चाहिए सर, ऐसा कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे सर? जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि अपना देश बहुत सुंदर है, इसमें कोई कमी नहीं है। इस देश में सारे मौसम होते हैं, आपके मतलब वो सर्दी है, मतलब बसंत है, गर्मी है, वर्षा है। बहुत कम देश है जिनमें इतनी सारी सुविधाएँ हैं। आपको चारों मौसम मिलते हैं। आपके यहाँ पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, जंगल है, ज़मीन है, रेगिस्तान है। अ, आपके पास ये जो डाइवर्सिटी है, और आपके पास ये जो नदियाँ हैं तमाम दुनिया भर की, मतलब संसाधन में आपका कोई कमी नहीं, खूब सोर्सेज़ आपके पास। और आपके पास अलग-अलग खान-पान है, वेशभूषा है, आपका ये रहन-सहन है, इतने सारे आपके त्योहार मनाते हैं, सब चीज़ें हैं, आपकी भाषाएँ भी कितनी सारी हैं। बस यही है कि हम इसको एक ये जो माला में जैसे मोती पिरोते हैं, वैसे पिरो के आगे चलें। अपना देश एक राष्ट्र है, सबसे पहले राष्ट्र हो, उसके बाद ही कोई चीज़ हो, उसको हम सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उसको हम किसी भी तरह से जो कि इसके ऊपर कोई आँच नहीं आने दें। उसकी चाहे मतलब ये आपकी सुरक्षा हो, चाहे उसकी जो है स्वच्छता हो, उसकी सुंदरता हो, उसकी सफाई हो, और अपने परिश्रम, अपनी मेहनत लगा के उसको आप देखिए। अब जापान बहुत छोटा-सा देश है, उसके पास नहीं तो ज़मीन है, ना कोई इतने संसाधन है, पर फिर भी वो देश का ये आपकी जो है मतलब आपकी विश्व की आप चौथी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उसका एक ही कारण है, सबसे पहला कारण तो ये कि सब लोग बहुत ईमानदार हैं। हम लोग भी उतनी ईमानदारी से काम करेंगे, सब लोग बहुत ही आपके समर्पित हैं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उतना ही हम लोग समर्पित होंगे, अपनी देशभक्ति करेंगे, तो कोई कारण नहीं है ऐसा कोई कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएँगे या हमें कोई पीछे छोड़ दे। वैसे भी अभी जो है नंबर 4 पे जापान ही है, उससे हमारी प्रतिस्पर्धा चल रही है। पर जापान ने अपनी इतनी सी रेपुटेशन बना ली है कि जापान का कोई चीज़ आती है, कोई सामान आती है, तो आप आँख मीच के खरीद लेते हो। जी, आपको कोई वो नहीं कि अगर जापान का है तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे यहाँ भी ये तो इसमें ये मेक इन इंडिया शुरू किया है भारत सरकार ने, तो क्यों नहीं उस मेक इन इंडिया में हम लोग इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएँ कि जिसपे दुनिया को जो है मतलब नाज़ हो, गर्व हो कि यार भारत का है, मेक इन इंडिया है, तो उसको निश्चित रूप से गारंटेड होगा। थोड़ा-सा हम लोग क्या है ये आजकल मिलावट का भी एक दौर मैं देख रहा हूँ, जो किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए कहीं भी हितकारी नहीं है। बहुत सारी जो है अपनी मतलब खाद्य सामग्री वगैरह हो या कोई दूसरे आइटम हो, उसमें अपने छोटे चंद फ़ायदे के लिए जो ये जो व्यापारी है, ऐसा ये कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये बहुत घातक है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए। तो इससे नहीं हम लोग बचें, क्योंकि अल्टीमेटली ये इसमें ये जो कछुआ और खरगोश की हमने कहानी सुनी है, ठीक है, खरगोश एक बार आपको आगे दिख जाएगा, तो अल्टीमेटली जो लगातार कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेगा, आगे वही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ईमानदारी से मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें, तो निश्चित रूप से हम लोग नंबर 1 होके ही रहेंगे, इसमें कोई हमें रोक नहीं पाएगा। जी सर। थैंक यू सो मच सर, इतना डिटेल में बताने के लिए। और मैं जानता हूँ हमारे व्यूज़ जो है इन सब चीज़ों के बारे में फ़ॉलो-अप में भी लेंगे, और भी बहुत सारी बातें रहेगी हमारी इन सब चीज़ों पे। सर सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप आए शो पे। और लगता है मेरे को कि अब है ना, जितनी भी आपने बताई ऐसे पर्यावरण को लेकर के, सर्विस को लेकर के, और हो सकता है आपके बच्चों को देख कर के और भी बहुत सारे बच्चे जो हैं उनसे एक इंस्पिरेशन लेंगे कि कैसे एक फील्ड में जाकर के वर्क करने के बाद में भी अपने बच्चों को उस तरीके की जर्नी देना जो आज हर एक माँ-बाप के माइंड में रहता है कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए भी आरएस ऑफिसर, डीटीआई, एक अमेज़न की अच्छी पोस्ट, या फिर इस देश के लिए ना कहीं न कहीं सेवा करना बॉर्डर के ऊपर, एक बहुत गर्व की बात है सर।
और एक बार मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था बीच में कि जी। हमारे बच्चे जो है पर्यावरण या पोल्यूशन के प्रति इतने जागरूक हैं। हुँ, दीपावली भी ये जो पटाखा फोड़ना दशहरे पे एक आम बात है। हुँ, अपने देश में तो बड़ा इसको फ़ख्र से किया जाता है। हुँ। वो इनसे बचते हैं। वो कई चीज़ों को मतलब पटाखा फोड़ना चलाने के लिए जी। हाँ, रोशनी खूब कर लेंगे, हुँ, दीपक जलाएँगे और बाकी को ये जो मिठाइयाँ ये जो पड़ोस में बाँटेंगे, देंगे करेंगे, पर ये एक-दूसरे से बचते हैं। होली पे भी खूब मिलते हैं, होली की रामा-क्षमा करते हैं। सिंपल एक तिलक लगा के होली का रंग का वो करते हैं। ये दुनिया भर का ये रंग फैलाना करना, ये होली इसको मतलब पानी की बर्बादी करना, इसको पूरा ध्यान रखते हैं। जी, जी, मतलब ये लोग त्योहार को मनाते हैं लेकिन शालीनता से, और ये जो पर्यावरण प्रेमी होके उस तरह जी, पर्यावरण साथी है, जी, तो उसका निश्चित रूप से असर मैंने ये देखा है। जी। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो होना भी चाहिए सर। और बाय टाइम अब यूथ बदल भी रहा है, इन सब चीज़ों को समझता भी है। और धीरे-धीरे जैसे जितनी ज़्यादा इन सब चीज़ों में बात होती है, लोग समझते हैं, उनको बताते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, हमने ये गलती करी, आप लोग ये गलती ना करो, पर्यावरण को बचाना ज़रूरी है। और सही बात इसी है, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ कि जैसे पहले ये इसमें ये जो खुले में ओपनली लोग जो सिगरेट का धुआँ करते थे, अब मैं जी। तो अब देखता हूँ कि वो इसमें क्या मतलब काफ़ी बदलाव आया है। यूथ अगर कोई हुँ, बहुत कम लोग करते हैं, पहली बात तो ये पीने वाले बचे ही कम हैं। कुछ परसेंटेज बचा है तो वो भी अपने जहाँ एक स्पेसिफाइड जगह है या जो एकांत जहाँ किसी को हुँ, डिस्टर्ब रहती है, वहीं करते हैं। और ट्रेन, बस और एयरक्राफ्ट वगैरह हम देखते हैं कि हर कहीं कचरा नहीं फैलाते। हुँ, हुँ। बाकी ये काफ़ी जागरूकता आई है। नहीं ये तो होना सरकार ने भी इसको काफ़ी प्रचार-प्रसार किया है। अब तो सर वो है ना कि दीवारें गंदी करना, हाँ, ये ये सब सब चीज़ें चीज़ें अब कम हो गई है कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये सब चीज़ें मैं सोच रहा हूँ धीरे-धीरे इतिहास की बातें बन रही हैं। और पर्यावरण के प्रति सरकार तो काफ़ी जागरूक है ही है। आप देखा कि वो घर-घर से आके अपना ये जो कचरा संग्रहण करते हैं, ये उसी का ही पार्ट है। सरकार चाहती है हम लोग साफ रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। हुँ, जी, जी सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू।